और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सरल सा टॉपिक जल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बिल्कुल ही आसानी से इसके बारे में जो कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग जल की बात करते हैं तो सीधा सा एक ही सवाल हम लोगों के मन में उठता है और हम लोग बार बार चूँकि पढ़ते रहते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जल जो होता है वो क्या होता है, यौगिक होता है। तो पहला आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जल क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जल जो है वो एक यौगिक है, कंपाउंड है। क्या है सर? कंपाउंड है। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो ध्यान में रखिए कि जब दो तत्व एक दूसरे के साथ भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा कि यौगिक को बनने के लिए जो उसके अवयवी तत्व हैं तो उनका जो भार के विचार से अनुपात है वो हमेशा निश्चित होना चाहिए। अगर वो निश्चित अनुपात में नहीं मिल रहे दैट मीन्स वो यौगिक नहीं बना रहे। तो ये एक बेसिक सा बात है यौगिक के बारे में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि सर जब आपने बोला कि जल एक यौगिक है इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपना केमिकल फार्मूला है। मेरे भाई आप सभी जानते हो कि जल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है सर? H2O। अब आपको इस फार्मूला से भी दो क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है। क्या? पहला चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। अब आप ये कैसे निकालिएगा? अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसके विचार से, भार के विचार से क्या होता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, आप कैसे निकालेंगे। तो आप तो याद किए हैं सर 1:8, याद किए हुए हैं, सबको मालूम होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर? 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1। 2 परमाणु है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन टोटल कितना ग्राम है सर? तो 2 ग्राम है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है सर? 16 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो हम लोग यहाँ पे 16 ग्राम ही लेंगे। तो 2:16, तो आपका 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये हो गया कि भार के विचार से पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो कितना होता है, 1:8 होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये फिक्स होता है हमेशा। फिक्स बोले तो आप कोई भी पानी को टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका कुएं का पानी हो या फिर चापाकल का पानी हो, नदी का पानी हो, कहीं से भी लाओगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो भार के विचार से हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेंगे। आपसे कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि जल में, एक पॉइंट आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का आयतन के विचार से अनुपात कितना होता है, आयतन के विचार से अनुपात कितना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेन चीज़ है आपका आयतन। तो आपके एग्जाम में 2 चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, आयतन के विचार से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, दूसरा भार के विचार से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आप देखिए कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का आयतन के विचार से अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 2:1। क्या कहेंगे सर? 2:1। तो आप इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का या इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स रहता है तो आपके एग्जाम समय में तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये चीज़। तो आप इस दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक और सवाल आपसे पूछा जाता है जल को लेकर के कि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है। जल का पीएच मान भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है सर? वो होता है 7। कितना होता है जल का पीएच वैल्यू? 7।
तो देखिए आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन यहाँ से बन पड़ेंगे। पहला, जल क्या है, तो यौगिक है। भार के विचार से अनुपात 1:8, आयतन के विचार से अनुपात 2:1, और फिर जल का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इतना चीज़ को आप याद रखेंगे। आप कहेंगे कि सर चलो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्या जल से हमारे एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे? और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में जल के प्रकार जो हम लोग पढ़ते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, मतलब क्या कि जिसको हम लोग कहते हैं सर कठोर पानी और ये कठोर जल, और जो हम लोग मृदु जल कहते हैं, इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आप अपनी कॉपी में स्टार मार्क दे करके वहाँ पे एक पॉइंट लिखिए नोट, ताकि आप कुछ और भी पॉइंट को नोट डाउन कर सको जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लें। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका पॉइंट है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। रीज़न क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में जो होते हैं, जो अशुद्धि के रूप में उसमें अम्लीय, क्षारीय या लवणीय पदार्थ होते हैं, उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से प्योर हो गया। मतलब शुद्ध जल में ना तो कोई एसिडिक पार्टिकल्स होता है, ना तो कोई बेसिक पार्टिकल्स होता है, और ना ही कोई सॉल्टी पार्टिकल्स होता है, जिसके चलते जो आपका जल है वो आयन नहीं बना पाता, या उसमें आप कह सकते हैं कि आयन उत्पन्न नहीं हो पाता और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध जल क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। हाँ, आपका जो अम्लीय जल है वो विद्युत का क्या होगा सर? सुचालक होगा। क्यों? क्योंकि आप सबों को पता है कि जो एसिड होते हैं उसमें H+ आयन देने की प्रवृत्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा? उस जल के थ्रू या उस लिक्विड के थ्रू कंडक्ट होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सर शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट 2 में। इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो आप क्या कहेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को क्या बोलते हैं सर? डेंसिटी बोलते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जबकि वॉल्यूम जो है इसी टेम्परेचर पे क्या होता है सर? न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर शुद्ध जल का जो क्वथनांक है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो हम सभी जानते थे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी तो ये सीधे लाइन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध जल का क्वथनांक है, या शुद्ध जल किस तापमान पर उबलना शुरू कर देता है। लेकिन जब डिग्री सेल्सियस में रहता है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। जब इसी चीज़ को आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है तब आप लोग फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल का क्वथनांक निम्नलिखित में से कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, तब आप क्या कहेंगे? तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको आप अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप क्या कहेंगे कि सर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मेरे मित्र ध्यान में एक और बात रखिएगा कि आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करना है। बस इतना जानिए कि टेम्परेचर, ताप को मापने के लिए हम लोग 4 प्रकार के स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम 2 ही की बात करेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की, और फिर बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की। केल्विन भी होता है, रैंकिन भी होता है, रूमर भी होता है। तो आपका जो डिग्री सेल्सियस है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं सर? तो 100 डिग्री सेल्सियस से रिलेट करते हैं। और मिनिमम कितना कहते हैं सर? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का जो महत्तम मान हम लोग लेते हैं कितना सर? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो आपका ये होता है न्यूनतम मान होता है वो कितना लेते हैं हम लोग? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बर्फ़ का द्रवनांक, मतलब बर्फ़ किस तापमान पर पिघलता है, तो आप कहते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर पूछ दे कि सर बर्फ़ किस डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघलता है, तो आप कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट 3 को नोट डाउन कर लेंगे कि शुद्ध जल का क्वथनांक
डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि 5 दिन से कहाँ थे, तो भाई कुछ मोटिवेशन का कमी हो गया था, इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। चलिए अगला पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट कि वर्षा जल जो होता है वो आपका सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्षा जल जो होता है वो क्या होता है सर, शुद्ध जल होता है। जितना भी जल है उसका 97% कहाँ पे है, तो समुद्री सी एरिया में आपको मिल जाएगा। मात्र उसमें से 3% भाग ही क्या है सर, स्वच्छ जल है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, पीने वाले पानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा और इस पॉइंट को तो रखिएगा ही रखिएगा, क्या कि संपूर्ण जल का 97% भाग कहाँ पे है, तो सी एरिया में मिलेगा, समुद्री वातावरण में मिलेगा, और शेष 3% भाग ही आपको क्या मिलेगा सर, स्वच्छ जल के रूप में मिलेगा। तो ये कुछ आपका बेसिक पॉइंट हो जाता है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर जल के प्रकार भी होते हैं क्या, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जल आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कठोर जल और दूसरा होता है आपका मृदु जल। आप में से बहुत सारे मित्र कठोर को भारी से जोड़ना शुरू कर दिए होंगे, कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम H2O की बात कर रहे हैं, और जब आप भारी जल की बात करेंगे तो आप D2O की बात करेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करेंगे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, इसकी चर्चा हम लोग किसी एक स्पेशल क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग पहले ये देखते हैं कि सर जल का प्रकार कौन कौन सा है। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग बात कर लें जल के प्रकार की। अब इतना लिखा हुआ देख करके आपको घबराना नहीं है, बस समझना है। छोटा छोटा बात लिखा हुआ है जो आप पहले से समझ रहे हैं, मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, बस आप यूँ समझ लीजिए। पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि सर जल 2 प्रकार के होते हैं। वाटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है कठोर जल जिसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, और दूसरा होता है मृदु जल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ये आपका कठोर जल पहला है और दूसरा आपका सॉफ्ट वाटर है जिसको हम लोग मृदु जल कहते हैं। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि कठोर जल किसको बोलेंगे और मृदु जल किसको बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि जो जल आपका साबुन के साथ मिल करके या साबुन में घुल करके फेन उत्पन्न कर रहा है, झाग उत्पन्न कर रहा है, आप उसको क्या कहेंगे कि सर वो मृदु जल है। और जो झाग उत्पन्न नहीं कर रहा है वो क्या है, आपका कठोर जल है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जिस जल में आप साबुन के थ्रू झाग उत्पन्न कर पाते हैं उस जल को हम लोग मृदु जल सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और जिस जल में आप साबुन से झाग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, फेन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, कठोर जल कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा मृदु जल सॉफ्ट वाटर के की पॉइंट के बारे में, क्या कि मृदु जल का उपयोग पीने की दृष्टि से किया जाता है। जो सॉफ्ट वाटर है इसका उपयोग किस दृष्टिकोण से किया जाता है सर, पीने की दृष्टिकोण से। आप कहेंगे कि सर हार्ड वाटर तो चलो समझ लिया कि हार्ड वाटर वैसा वाटर होगा जो पानी साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये कठोर क्यों बोलते हैं इसको, हम लोग इसको कठोर जल का नाम क्यों दिया गया। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने की पॉइंट करके लिख दिया है कि कठोर जल आपका कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट तीनों घुले हुए रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कठोर जल आपका कठोर इसलिए होता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट घुले हुए रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका हार्ड वाटर है ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं सर कि जो जल आपका साबुन के साथ झाग उत्पन्न करेगा सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। सॉफ्ट वाटर का उपयोग हम लोग किसके लिए कर सकते हैं सर, तो पीने के लिए करते हैं या फिर अपने ज़रूरत के कार्यों के लिए करते हैं। और जो आपका हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। ये हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले हुए रहते हैं। और हार्ड वाटर का उपयोग पीने की दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। आपके एग्जाम में 2 वर्ड आपको बार बार टकराते हैं, पहला कि जल की अस्थायी कठोरता और दूसरा जल की अस्थायी कठोरता। तो मेरे मित्र आप यहाँ पे जो कह रहे हो कि कठोर जल हार्ड वाटर वो होते हैं जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते, तो इसकी जो कठोर जल की कठोरता होती है ना वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है आपका अस्थायी कठोरता। ध्यान दीजिएगा
रखिएगा, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका जो कठोर जल होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई कठोरता वाला जल और दूसरा होता है अस्थाई कठोरता वाला जल। तो अस्थाई के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो कठोर जल का आप यहाँ पे कह रहे हो कि सर कठोर जल कठोर होता है, रीज़न ये है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के इसमें क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले हुए रहते हैं। तो सेम चीज़ आपका जो अस्थाई कठोरता वाला जल होता है वो अस्थाई कठोर जल इसलिए कहलाता है क्योंकि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है और बाइकार्बोनेट है, इसके लवण इसमें भी रहते हैं, अस्थाई कठोरता वाले जल में भी रहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि निम्नलिखित में से किसके चलते किसी भी जल की अस्थाई कठोरता उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के चलते जल में अस्थाई कठोरता उत्पन्न होती है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो हार्ड वाटर है, इस अस्थाई जल को, जो आपका अस्थाई हार्ड वाटर है, उसको हम सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं? तो अस्थाई कठोरता को हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला करके अगर हम गर्म कर दें तो क्या हो जाएगी, जो जल की अस्थाई कठोरता होगी वो दूर हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो आपका अस्थाई कठोरता वाला जल होगा उसमें आप सोडियम कार्बोनेट मिला करके गर्म कर देंगे तो उसकी जो कठोरता है, हार्डनेस है, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और फिर क्या याद रखेंगे, एक और सबसे अहम बात कि आप अस्थाई कठोरता वाले जल की जो कठोरता है वो आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड से भी क्या कर सकते हो सर, दूर कर सकते हो। या कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अस्थाई जल की कठोरता को कम किया जाता है? तो आप एक और चीज याद रखेंगे क्योंकि मुख्य विधि इसका कौन सा है, परम्यूटेट विधि, वो है आपका परम्यूटेट विधि। कौन सा विधि? परम्यूटेट विधि, आसवन विधि, या फिर अस्थाई कठोर जो जल है उसमें आप सोडियम कार्बोनेट को मिला करके गर्म करेंगे तो भी उसकी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी या कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया है। अब आप कहेंगे कि सर अस्थाई कठोरता क्या होती है? जब जल में किसी कारणवश क्या हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या रह जाते हैं, घुले रह जाते हैं, तब हम लोग उस जल को क्या बोलते हैं सर, ये अस्थाई कठोरता वाला जल है। क्या है सर? अस्थाई कठोरता वाला जल है। और सिंपल में हम लोग अस्थाई कठोरता वाले जल को क्या करते हैं, गर्म करके या उबाल करके इसकी कठोरता को दूर कर पाते हैं। तो मेरे मित्र क्या ध्यान में रखेंगे कि जल जो है वो दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा सर? तो पहला होगा कठोर जल, हार्ड वाटर। दूसरा होगा सॉफ्ट वाटर, जिसको हम लोग मृदु जल बोलते हैं। हार्ड वाटर वो जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, सॉफ्ट वाटर वो जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करेगा। सॉफ्ट वाटर का यूज हम अपने बेसिक कार्यों के लिए करते हैं, जबकि आपका जो हार्ड वाटर है इसका उपयोग पीने की दृष्टिकोण से नहीं किया जाता। अब पानी की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थाई कठोरता, जो उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवण के घुले होने के चलते अस्थाई कठोरता उत्पन्न होती है। अस्थाई कठोरता को कम करने का जो मेन विधि है वो है परम्यूटेट विधि, या फिर आप आसवन विधि के द्वारा भी कठोरता दूर कर सकते हो, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट के लवण को मिला करके गर्म करोगे तो भी आपका जल का अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई कठोरता क्यों होता है, तो आपके जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मिल जाने से क्या होती है, अस्थाई कठोरता उत्पन्न होती है। और इसको कैसे दूर किया जाता है? तो अस्थाई कठोरता वाले जल की जो कठोरता होती है उसको हम लोग गर्म या उबाल करके क्या करते हैं, कम करते हैं। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये एक सार्वत्रिक विलायक है। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग में सारी चीज़ डिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ को ये अपने अंदर घुला लेता है। लेकिन जो इसका मेन साइंटिफिक रीज़न है वो ये कि आपके जल का जो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट होता है वो क्या होता है सर, अधिक होता है। इसीलिए हम लोग जल को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप अभी तक इन सारे पॉइंट को नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि पीछे के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप इसको एक सरसरी निगाह से समझने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।